नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में कुछ हम हिस्टोरिकल बातों में ज़्यादा चले गए। मसला तो आज का है कि वॉर इज हियर। तो वॉर किससे है? पाकिस्तान से है। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। अब आप ये कंट्राडिक्शन देखिए, इस्लामी भी है और जमहूरी भी है, जबकि जो स्टेट इस्लामी होती है वो कभी जमहूरी नहीं होती है। जो इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम है वो फासिस्ट है। सेम जैसे हिटलर का नाज़ी फासिस्ट थे और मुसोलिनी की पार्टी फासिस्ट थी। एक तरह से देखिए तो कम्युनिस्ट भी फासिस्ट हैं। वो एक डिक्टेटरशिप है। कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट में सिमिलरिटी है, इसलिए इनका आपस में बड़ी मोहब्बत है। इस्लाम के पास एक प्रॉफिट है, एक किताब है और एक रूल बुक है, जिसको शरिया बोलते हैं। और उसके हिसाब से ये चाहते हैं कि सारी दुनिया में एक हमारा पहले खलीफे होते थे, तो उसके बाद अब ये जो इंटरनेशनल इस्लामिज्म है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। पूजा पाठ से किसी को क्या इतराज होता है? सारे धर्मों की अपनी अपनी पूजा पाठ होती है। आप 5 बार नमाज पढ़ें, आप मंदिर जाएं, आप चर्च जाएं, आप सिनेगाग जाएं, कोई ध्यान लगाए, कोई उल्टा खड़ा हो सिर के बल, कोई नीचे, कोई गुफा में, कोई ये पर्सनल मैटर है। लेकिन जब आपकी फेथ एक पॉलिटिकल अल्टरनेट आपको देती है, तो उस पे हर आदमी का हक है कि वो बात करे कि भाई ये जो इंतजाम, जो सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं या जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा। जैसे आज जब पहले कल जब कम्युनिज्म आया सोवियत यूनियन में, तो यही बहस थी ना कि भाई क्या होगा। सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म आएगा, वो किस तरह का होगा, उसके अंदर इंसान की जिंदगी कैसी होगी, खाना पीना रहना, उसकी सिमिलरिटी क्या है इस्लाम के साथ। उनका भी एक प्रॉफिट है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। वो भी एक किताब लिखा, दास कैपिटल, और वो भी एक रूल बुक दिया, उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है जी। अब इन रूल्स और आइडियोलॉजी के साथ एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इस तरह की हुकूमत होगी, तो एक इधर होगी एक उधर होगी, और दोनों की खासियत क्या है? डिक्टेटरशिप। कोई राइट्स नहीं, जो लिख दिया गया उसी के हिसाब से आप चलेंगे। तो इंडिया ये दोनों फेस कर रहा है, कम्युनिज्म भी फेस कर रहा है और इस्लामिज्म भी फेस कर रहा है। तो सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया, वो समझ लीजिए आप कि वो अर्ली इस्लाम था कम्युनिज्म का। तो अब उसका जो दूसरा, जैसे इस्लाम के अंदर अलग अलग सेक्ट हैं, तो अगला सेक्ट कम्युनिज्म का है चाइना। चाइना का अपना प्रॉफिट है, या इमाम कह लीजिए, माओ साहब। माओ के बाद अभी अगला खलीफा है जो बैठा है, जो कोरोना वायरस छोड़ा है। तो हर खलीफा कोई ना कोई नई खुराफात किया करता था, तो ये खलीफा भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्टालिन आए 150 करोड़ लोगों को मार डाले, माओ आए 200-300 करोड़ को मार दिए। अब ये आए तो ये कहे कि यार अंदर मारते हैं, कुछ मजा नहीं आता है, कि पकड़ के 2 मिलियन मुसलमानों को अंदर जेल में डाल दिए। अभी कहे कि थोड़ा मारने में मजा नहीं आ रहा, तो चलो सारी दुनिया को मारो। तो अब ये पैंडेमिक सारी दुनिया पे है। चलिए, खोज चल रही है कैसे आया, कौन बनाया, कैसे लाया। आप आइए हिंदुस्तान में। इंडिया फेस कर रहा है इस्लामिज्म और कम्युनिज्म दोनों। ये दोनों मिलकर भंगड़ा डांस करते हैं इंडिया में, और टारगेट क्या है? एनार्की। उनका भी टारगेट एनार्की है, वो एनार्की करके अपना कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, ये एनार्की करके यहाँ पता नहीं कोई डिप्टी खलीफा या खलीफा बैठाना चाहते हैं। लेकिन समय बड़ा बलवान है, बड़ा क्रूर है। ये जो इस्लामिज्म को ये प्रमोट कर रहे थे पिछले 100 साल से, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये इजिप्ट से चला। वो मुस्लिम ब्रदरहुड
तो कहा जाता था कि बड़े पढ़े लिखे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, जुडिशरी में होते हैं, ये है वो सब मिल के वो बड़े हर्ट हुए थे कि अंग्रेजों ने हमारे खलीफा को निकाल बाहर किया है, तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड को एक खलीफा चाहिए। तो ये वो है, उसी में वो खिलाफत आंदोलन था जिसमें गांधी बाबा बिना मतलब के धोती उठा के चले गए। उनसे पूछने वाला हो कि अब हिंदुस्तान भी खलीफा के नीचे जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं कैसे कैसे यार, बड़ा अफसोस होता है। बड़े महान नेता बहुत कुछ किए, बहुत, लेकिन इनके चक्कर में कैसे फंस जाते हैं। और ये 70 साल से सब फंसे हुए हैं। अब अगर कोई गर्दन निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसको फासिस्ट कहा जा रहा है। अभी आया नहीं फासिज्म, हिंदू फासिज्म अभी आया नहीं है। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अभी 2-4 कानून बनाए हैं जिनको सिविल लॉज कहा जाता है? सीए, एनपीआर और ये सब क्या है? ये तो अमेरिका में यहाँ 100 साल पहले से है। सबके कार्ड बने हुए हैं, फोटो बनी हुई है, डाटाबेस बना हुआ है। तुम अमेरिकन हो कि नहीं हो? यहाँ एक पुलिसमैन खड़ा करके आपको कहे कि हैंड्स अप, अब हैंड्स अप नहीं करे तो ठा से पीछे ठोक देता है अमेरिकन पुलिसमैन। समझ आई बात? अब आईडी निकालिए, अपना सोशल इंश्योरेंस कार्ड दो, हेल्थ कार्ड दो, ड्राइवर लाइसेंस दो, एड्रेस बताओ, एक भी चीज गलत बताए हथकड़ी लगी, अंदर चलो। ये कह रहे हैं कि हमको आप गिन नहीं सकते, आप हमसे पूछ नहीं सकते, फलाना नहीं फलाना नहीं। अरे यार, गिव अस ए ब्रेक। आइए पाकिस्तान से पे, तो इस्लामिज्म पाकिस्तान में तो 1947 से ही आया हुआ है, तो नतीजा देख रहे हैं आप। आज की पाकिस्तान की हालत क्या है, मैं इसी को कंसंट्रेट करूंगा और उसी वजह से शायद हम लोगों को ये जंग लड़नी पड़े। पाकिस्तान की आज की हालत यह है कि गेहूं कटने का सीजन चल रहा है, इंडिया में भी है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह गेहूं कट रहा है। किसान मंडी में ला रहा है। कोरोना के चलते डिस्टर्बेंस है, नहीं तो सब मंडी में लाते हैं। सबकी स्टेट एजेंसियां खरीदती हैं, सेंट्रल एफडी फूड कारपोरेशन खरीदती है, लदता है, गोडाउन में जाता है। फूड सिक्योरिटी, याद कीजिए हम लोगों की उम्र से पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तो लाल गेहूं जाता था अमेरिका से, लाइन में लग के मिलता था। हम स्कूल से आके गेहूं लेने के लिए झोले लेके लाइन में लगते थे। देश की ये हालत थी। और आज चूहे खा जा रहे हैं, गोडाउन भरे पड़े हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। और पाकिस्तान की क्या हालत है? पाकिस्तान में किसान से गेहूं खरीदने का जब सीजन आता है तो दफा 144 लगाई जाती है और फोर्सफुली किसान से खरीदा जाता है गेहूं। किसान बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसका मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। और ये आज खरीद रहे हैं 1200-1300 रुपए क्विंटल और उस बाजार में 2000 रुपए क्विंटल मिल रहा है। तो उसको जो फ्लोर मिल वाले हैं वो खरीद खरीद के अपने अपने गोडाउनों में भर लेते हैं और अपनी मर्जी से बेचते हैं, शॉर्टेज करते हैं। अभी उनके यहाँ इंक्वायरी चल रही है, आटा इंक्वायरी, चीनी इंक्वायरी। बताया यार क्या हाल है बुरा। आधी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आई हुई है। और बजट का 25% ऑफिशियली बजट में से ये बाजवा साहब की फौज खा जाती है। जब से कोरोना वायरस आया है, जितने कैंट हैं और जितने डिफेंस कॉलोनियां हैं इनकी, जो रिटायर होके जिसको ये डिफेंस कॉलोनीज बनाते हैं हर शहर में, लाहौर में, पिंडी में और मुल्तान में, इधर उधर, यहाँ सब रिटायर्ड लोगों की फैमिली, बड़ी बड़ी कोठियां। और एक ये सारी गेटेड कम्युनिटी है। गेट लगा है, वहां एक सिपाही खड़ा है, गार्ड, कोई अंदर नहीं जा सकता है। और जब से कोरोना वायरस आया है सबके घर घर फूड, हर चीज सप्लाई, दूध सब्जी सब कुछ जा रहा है, कैंटोनमेंट में जा रहा है। कोई बाहर, बाहर जनता लाइन में लगी है, पिट रही है, मर रही है लोग। औरतें अपने बच्चों को मार रही हैं, बाप फांसी लेके मर रहा है। ये हालत है इनकी। और इमरान साहब क्या किए हैं? 1.5 महीने से कोरोना चल रहा है, अभी एक टाइगर फोर्स बनाए हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन किए हैं। 20,000 पता नहीं कहाँ के लौंडे बच्चों को इकट्ठा करके। ये जो न्याजी है ना, ये इमरान न्याजी, इसकी फैमिली को टाइगर वाली बीमारी है। इनका एक चच्चा था जो ढाका में के न्याजी सरेंडर किया था, याद होगा आपको, जगजीत सिंह अरोड़ा जनरल जैकब के सामने। तो ये टाइगर बार बार इनको तंग करता है, सोए में आता है। तो अब ये कहे कि मैं भी टाइगर फोर्स बनाऊंगा। तो देखिए अभी टाइगर लोगों को खाता है कि खिलाता है। अब ये हमारे मोदी साहब को, औरों को, इनको उनको बड़े अपशब्द कह के बुलाते हैं उनको अपने टीवी पे। तो आप लोग भी इनको टाइगर टाइगर इमरान न्याजी कह के बुलाया कीजिए। मेरा ये टीवी के जो प्रोग्राम करते हैं ना लोग, उनसे
अब इसको टाइगर कहिए, टाइगर न्याजी, और इसको याद कराइए इसके चचा को। और अब की बार अगर इंडिया की, ईश्वर ने भला किया, ये प्राइम मिनिस्टर इसी तरह रहे, यानी बाजवा इसको इसी तरह टॉम बॉय को बना के रखे, तो गुड लक कि चचा की तरह ये भी बैठ के कहीं पेपर पे साइन करे, तो हिस्ट्री बन जाएगी। एक फोटो इसके चचा की लगी होती है, उसके बगल में इसकी लगा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का हाल है। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर ना दवा, ना कोई अस्पताल, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई मेडिकल कॉलेज, कुछ नहीं। जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं है, वो सब पंजाबी के बस गए हैं जमीनों के ऊपर। और आप आज देखिए अफ्रीका की न्यूज देखा कीजिए, अफ्रीका में लिटरली चाइनीज को पकड़ पकड़ के अफ्रीकन पीट रहे हैं। $10 बिलियन का तंजानिया ने उनका दिया हुआ लोन कैंसिल कर दिया, बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन ये एक लफ्ज नहीं बोलते। क्या बोले आप? यकीन कीजिए, इनको जितने का लोन वो सीपेक के लिए चाइना ने दिया है, आई डोंट नो कि कब ये बात खुल के आएगी कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। 10,000 चाइनीज वहां बैठे हैं, और गवादर का पोर्ट और उसका सराउंडिंग एरिया ऑलरेडी बताया जाता है कि गेटेड कम्युनिटी बन गया, वहां चाइनीज बैठे हैं, वो भी ये बेच चुके हैं। ये ऐसे नहीं जैसे कोई जुआरी होता है, कोई शराबी होता है, वो घर की जमीन थोड़ी थोड़ी करके बेचता है, 1 एकड़ बेच दिया, फिर 2 बेच दिया, फिर पैसा खत्म, फिर 4 बेच दिया, अब ये बेच रहे हैं। और आप एक बात और गौर कीजिए, चाइनीज इनकी फर्टाइल लैंड पंजाब और सिंध की इंडस रिवर के ऊपर की थाउजेंड्स ऑफ एकड़ अपने लिए फूड ग्रो करने के लिए, क्योंकि चाइना में फर्टाइल लैंड नहीं है, उनका पेट नहीं भरता है। यही चीज वो अफ्रीका में कर रहे हैं, इथोपिया में, जाम्बिया में, नाइजीरिया में, कि वहां से फूड अपनी मर्जी का ग्रो करें और वहां से लेके जाएं। वो फूड सिक्योर नहीं है वो कंट्री। चाइना जो मर्जी तोप छोड़े, गेहूं उसको खरीदना पड़ता है, रशिया से वो बंद कर दिया। अभी पाकिस्तान के लोग घास खाएं, और यहाँ का जितना फूड ग्रेन होगा, अपनी मर्जी की सब्जियां, मर्जी के फ्रूट, वो उठा के उसी उसी सीपेक से अपने अपने यहाँ ले जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बचा भी है इनका, क्योंकि आई डोंट नो, सीक्रेट सोसाइटी है ये। तो अब ये वहां के मौलवी कहने लग गए हैं कि अरे यार, वो मोदी तो कश्मीर खा गया, जब्त कर गया, तुम लोगों को 8 लाख को ये पाव पाव भर का जो पीतल टांगे हुए हैं, ये मेडल बना के ये हम लोगों को क्या दिखा रहे हो? जाओ लड़ो मरो। इसी दिन के लिए ना तुम लोगों को हम अपनी बजट का 25% देते हैं। जाते हो साउथ पंजाब से, वो गरीबों के लड़के लाख लाख 50-50 हजार रुपए में खरीद के ला के उनको मदरसे में ठेल के उसके बाद उस पार भेज देते हो, वहां वो कुत्ते की तरह ठा खत्म कर देते हैं। तुम कब जाओगे? इन पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है फौज पे। अब ये अपनी इज्जत, अब बड़े स्मार्ट है, अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा एक्शन करेंगे। तो इंडिया को ये चाहिए कि अब ये छोटे मोटे एक्शनों वाला काम छोड़ो, जबकि एक्शन हो, पूरा हो, कायदे से हो। और ये मामला निपटना ही नहीं है जब तक कि एक फुल फ्लेज वार ना हो। सेकंड वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सारा यूरोप तबाह हुआ, रशिया तबाह हुआ, जर्मनी पूरा तबाह हो गया, जापान तबाह, सब दोबारा बन गए, कई मसले हल हो गए, 60-70 साल से आराम से बैठे हैं सब। और हमारे यहाँ एक बम नहीं गिरा, ना फर्स्ट वर्ल्ड वार ना सेकंड वर्ल्ड वार। इनको पता नहीं है कि कई मसले हैं जो वार के बिना हल नहीं होते। सामने आपके प्रूफ है, बांग्लादेश में वार ना होती तो वो मसला हल थोड़े होता। वार हुई, निपट गया, नया देश बन गया, मौज ले रहे हैं सब। ये बात अलग है कि बंदे के पुत्र वो भी नहीं बनने वाले हैं। खैर, वो इतना डेंजरस नहीं है हम स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरली जितना ये है। तो अब इसका भी बांग्लादेश ऑपरेशन कोई ना कोई करना पड़ेगा आपको। अब हो सकता है लॉसेस ज्यादा हों, ज्यादा रिसोर्सेज लगे, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू। बाकी बातें अगले वीडियो।